आशिफ्ता दिल बाय हुरिया मलिक एपिसोड 7। वो बिंचे हुए होठों, माथे और गर्दन की फूलती रगों के साथ पलटा और उसके पीछे जाने की कोशिश की। जब जहरा भी ने उसे पुकारा, रुक जाओ ईमान, जिन रिश्तों को रात के अंधेरे में चोरों की तरह नाम दिया जाए उन पे हक नहीं जताया करते। उनकी बेलचक संजीदगी से भरपूर आवाज में उसका चेहरा आदत और टैश से चौक पड़ने लगा। उनकी बिची उसकी बिछी हुई हाथों की मुट्ठियों पे वाज़ेह कर रही थी कि उसके अंदर एक तूफान उबल रहा था, जिस पे काबू रखते हुए वो बिंची बिंची आवाज में गुजारा, अंधेरे में चोरों की तरह नाम नहीं दिया था मैंने। और ये बात हवेली के आधे से ज्यादा अफराद जानते हैं। उसका बस नहीं चल रहा था, लेकिन वो अपने रिश्ते को यूं सवालिया निशान बनते देख के अजियत और गैस का बेहक वक्त शिकार हो रहा था। लेकिन ये बात आपकी बीवी, उन्होंने कुछ कहना चाहा। जब उसने अदब का दामन बमुश्किल थामे उनकी बात को रास्ते में ही मुनक़ता कर दिया। मेरी बीवी मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर में मौजूद होके मुझसे ही एतराज बरतने की कोशिश करे तो उसे आप उनका जहनी खदशात कह सकती हैं, लेकिन मुझ पे बेबुजदिली का इल्जाम नहीं लगा सकती। सर मेरी से कहते हुए उनकी मजीद कुछ सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता गया। हवेली के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गया, क्योंकि वो इतने शदीद गुस्से में आयशा का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे ये खौफ था कि कहीं उसका गुस्सा कोई और नुकसान ना पैदा कर दे। सीन चेंज। दोनों हाथों को जोर से भींचे वो खौफ से धड़कते दिल की आवाज अपने कानों में महसूस कर सकती थी। थप्पड़ अगरचे बहुत सख्त न था, लेकिन मुकाबिल की बुरी आंखों से निकलते शोले बता रहे थे कि ये उस पे किस कदर भारी पड़ा था। बुरे वक्त और बुरे ही आदमी के सामने बहादुरी दिखा गई है आप, आँच देते लहजे में कहते हुए उसने चंद कदम के फासले पर खौफजदा करी नूरे का बाजू एक झटके से और जंदान में खींचा कि उसकी पुष्ट उसके कुशादा सीने से आ टिकी, और दोनों हाथों को सूरत से काबू करते हुए उसने उन्हें उसी के पेट में बांधते हुए उस पे अपना भारी हाथ रख दिया। छोड़ो मम। इस अचानक अवतार पे उसने अपनी धड़कनें साकित होती हुई महसूस हुई। वो जो लाशौरी तौर पे सोच रही थी शायद ये मास हो, लेकिन उसके इस अमल में उसका दिल मारे खौफ के बंद होने लगा था। अपनी जान से ज्यादा उसे अपनी इज्जत की जाने का खौफ था, जो पहले ही दांव पे लगी हुई थी। ये बहादुरी आपको कहीं और दिखानी चाहिए थी, खातून, सर लहजे में कहते हुए वो दूसरा हाथ उसके बालों की जानिब बढ़ा गया। तुम मुझे 10 थप्पड़ मार लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसके इस मजबूत गिरफ्तार वजूद में सहायता करते पूरे दतलाम पे उसकी रफ्ता रफ्ता आवाज मुंतशिर हो रहे थे। ऐसे आसान सजाएं देना मेरा असूल नहीं है, भारी से दाहिने लहजे में कहते हुए उसने उसके बिखरे बाल तो उसकी मजमून मिलाते जान के वो बुरी तरह से कसमसाई। तो मुझे जान से मार लो, वो बुरी तरह रोती हुई बोल रही थी। जब उसने बालों को छूटा हुआ हाथ उसके होठों से नरमी पे से जमाया, गंभीर से अपगोशी नुमा आवाज गूंजी और अगला लम्हा दूसरे पे कयामत बन के टूटा। उसकी शफाफ गर्दन में झुकते हुए वो अपने होठों का शिद्दत लफ्ज वहां छोड़ते हुए उसे तड़पने पर मजबूर कर गया, लेकिन वजूद उसकी मजबूत गिरफ्त में हिले का भी हिलना रहा था। आपने पूछा ना कि मेरे बॉस ने आप मेरी क्या ड्यूटी लगाई है। उसके नुमाया सुर्ख निशान को देखते उसके नुमाया सुर्ख निशान को देख के पूरी आंखों में खुमारी से उतरने लगी, जिसके बायस वो तुम्हारा उसकी गर्दन पे झुका तो उसके हाथ में मुगीर हाथों को मामूली सी हरकत देती उसके हाथ की पोश से नाखून गाड़ गई। लेकिन बेसूद उन्होंने मेरी यही ड्यूटी लगाई है कि ऐसे रफ्ता रफ्ता आपकी सांसों में तहलील हो जाऊं और उन्हें जल्दी से अपने मिशन के लिए एक और मोहरा दे दूं। भारी खुमार आलूद लहजे में कहा तो उसे न जाने क्यों उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो बात के इख्तिताम में मुस्कुराया। उसी दौरान उसने के होठों पे जमाए हाथ को हटाया, जबकि उसकी कई बात उसके शऊर तक पहुंची तो उसकी इस कदर गैर इखलाकी और नाजीबा मायनी इस बात पे आग बगोला होते हुए न जाने कैसे खुद में इतनी ताकत जमा कर पाई कि उसे अपनी कोहनियों के जोर से पीछे धकेलती उसकी जान तोड़ गिरफ्त से खुद को आजाद करा गई।
तुम घटिया जलील आदमी, शर्म नहीं आती है? एक शादीशुदा लड़की से ऐसी गुफ्तगू करते हो? वो हालांकि बड़बड़ाती हुई जैसे उसे नोचने के दर पे थी, जबकि बुरी आंखें बहुत दिलचस्पी के साथ बेपर्दा बिखरा सरापा लिए खड़ी आयशे को तक रही थी। शादीशुदा नहीं बल्कि निकाहशुदा। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तसी की तो नूरे का दिल चाहा वो वाकई उस शख्स का कत्ल करके जेल चली जाए, जहां वो उस शख्स और उसके हमलों से महफूज रहती। मर जाओ तुम और तुम्हारा वो घटिया बॉस। अपनी हालत पे ढेरों रोना उसे आया, जैसे बमुश्किल जब्त करती वो नम आवाज में उसे बदुआ देती, बमुश्किल अपने पैरों को हरकत देती। अटैच वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि स्याह मास्क के पीछे छुपे चेहरे पे बहुत अजीब सी मुस्कान फैली। बॉस के मुतालिक कई बात आपको किस कदर ख्वार करने वाली है। आप मुझे सिर्फ मुझे सोच के ही आप पे तरस आ रहा है। एम आई विदा पुरसोच अंदाज में वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता वो अपनी कान की लो मसलता जा रहा था। सीन चेंज। वो बहुत गुस्से के साथ नीम रोशन कमरे में चक्कर लगा रहा था, जबकि एक आदमी हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े मुसलसल उसे देख रहा था, जो न जाने उन्हें कौन सी सजा सुनाने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? खुद कलामी के इस अंदाज में कहते उठाड़ा और हाथ में थामा लाइटर जोर से शीशे पे दे मारा। कौन है ऐसा जो हमारी नफरी और पुलिस फोर्स की चार दीवारी से उसे निकाल के ले गया? हमारे गैस के उसके नथने फड़फड़ा रहे थे, जो नीम जले चेहरे पे अजीब सा मंजर पेश कर रहे थे। सर ने पूरी कोशिश की, सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और खानदादों समेत कोई भी नहीं जान पा रहा कि लड़की कहाँ गई है। उसके एक आदमी ने डरते डरते कहा, तो उसके होठों की पे जहर को मुस्कान फैल गई। लानत है उन खानदादों पे भी, जो अपनी नाक तले से गायब होने लड़की पे को तलाश ही नहीं कर पा रहे। वो गुस्से से फनकारा, बेचैनी और गैसो गजब उसके अंग अंग से नुमाया हो रहा था। उसे तलाश करो, हर हाल में। तुम लोग नहीं जानते कि वो शतरंज का बहुत कीमती बोला है, उससे हम पूरी बरसात पलटा सकते हैं। वो अपने आदमियों को देखते हुए दबी दबी आवाज में गुरजा, तो सब वहां से खिसक गए। कौन है तीसरा जो मेरे और खानजादों के बीच आ गया है? सिगरेट सुलगाते हुए वो सोच रहा था, और क्या वो उस रात की हकीकत जानता है? अचानक सोचते सोचते उस सवाल पे आगे रुका। उसे हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, तो खिड़की खोलता अपने अंदर की खोलन और इज़्तिराब को कम करने के लिए कमरे से मुंसलिक बाहर की जानिब बढ़ गया। आज बहुत अरसे के बाद उसकी गाड़ी अलीपुर सीधा जाने वाले रास्तों पे गामजन थी, और फिर कुछ देर बाद वो बड़ी हवेली के मैदान खाने में मौजूद था। बरखुरदार पता चला कि कहाँ है आपकी बीवी? गुलाब साहब ने सुगार सुगाते हुए इस्तफसार किया, तो उनके अंदाज में उसने तीखी निगाहों से उन्हें देखा। इस अंदाज में मेरी बीवी के मुतालिक इस्तफसार करने वाले के लिए मेरे असूल बहुत सख्त है आगाजान। स्याह शलवार कमीज में मलबूस क्रीम कलर की शॉल कंधों पे लटकाए वो बड़ी कुर्सी पर शान से टांग पे टांग चढ़ा के बैठा, अजीब सी मुस्कान होठों पे सजा के सर लहजे में कहता, उन्हें बहुत कुछ बावर करवा गया, और जो आपने मेरे असूलों को तोड़ा उसका क्या? उन्होंने तारदेबी निगाहों से उसे देखा, जो अब उनसे भी बड़े फैसले करने लगा था। ये तो बच्चों की आदत है, चीजों को तोड़ना जोड़ना, लेकिन आप तो बड़े हैं हमारे। उसके होठों पर बिखरी मुस्कान और चिढ़ाता रहे उसके होठों पर बिखरी मुस्कान और चिढ़ाता रहना उन्हें इंतहाई नागवार गुजरा। याद रखने का शुक्रिया, लेकिन क्या आप ये बताना पसंद करोगे कि उन्होंने अपना गला खनकारा कि मेरी पोती और बहू कहाँ है? उनकी बात मुकम्मल करने पे वो शातिराना लेकिन फताहमंदी से सरशार मुस्कुरा दिया। बेफिक्र रहिए आगाजान, शहर भर में नाके लग चुके हैं, इसलिए वो इस शहर की हदूद से नहीं थे उसको लेके निकल सकते, और साथ ही साथ उसकी तलाश भी जारी है। आपका दूसरा पोता हर मशकूक पत्ते को तलाश कर रहा है। सर झटकते हुए उसने तफसील बयान की, तो उन्होंने बगौर उसे देखा। इस सब में आप इतने पुरसुकून क्यों हो? महीनों से हवेली की याद नहीं आई,
اور آج ان حالات میں چلے آئے جبکہ شہر میں آپ کے خلاف ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کے بازوب لہجے میں سنجیدگی چھلک رہی تھی۔ میں ایجنڈا تیار کرنے والوں کو دقت دے رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ ہمارا خانزادہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایسے میں انہیں پلٹ کے جواب دینے میں بہت لطف آئے گا۔ آنچ دیتا لہجہ جبکہ ہونٹوں پہ پراسرار مسکان مچل رہی تھی۔ وہ جیتا جاگتا خوبصورتی کا ایسا مجسمہ تھا جسے گھنٹوں دیکھا جا سکتا تھا۔ بازوب اور مقناطیسی شاندار جسامت اور شخصیت، اوپر سے سرمئی آنکھیں اور گھنے بالوں اور بیئرڈ نے اسے دل بھر کی خوبصورتی سے مزین کیا تھا۔ حماس میں اس سے زیادہ اپنے خاندان کا نام بدنام ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے حویلی کی عزت کو تلاش کرو اور چنگل سے آزاد کراؤ۔ انہوں نے متانت سے حکم دیا تو اس کے خوبصورت چہرے کی نقوش تن سے گئے۔ آپ کی حویلی کی عزت پہ بن رہی ہے جبکہ میری تو پوری دنیا اور بستی داؤ پہ لگی ہے، پرتپش لہجے میں کہتے اس نے انہیں بہت مبہم انداز میں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے قدم حویلی کی زنان خانے کی موڑنے کے بجائے واپس موڑے تو انہوں نے فوراً پکارا، کسی اور سے نہیں ملو گے؟ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی افسردگی تھی۔ رات تک آتا ہوں، اس نے بنا مڑے آہستگی سے جواب دیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے اگلے سوال پہ اس کے قدم پل بھر کو تھمے۔ لال حویلی۔ وہ لال حویلی۔ اس کے مختصر جواب پہ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اور پھر اگلے ہی چند لمحوں میں اس کی گاڑی دھواں چھوڑتی حویلی کی آہنی گیٹ کو پار کر گئی۔ سین چینج۔ صبح جو کچھ وہ اپنے غصے میں کر چکی تھی، اس کے بعد وہ کسی کے سامنے بھی جانے کی ہمت نہ کر پائی۔ لیکن یہ فرار آخر کب تک ممکن تھا؟ وہ بھی ضلع کی موجودگی میں۔ اس نے جب سے چلنا شروع کیا تھا تب سے ہی اس کی شرارتیں عروج پر پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کے اندر سکون نام کا کیڑا بھی ختم ہو رہا تھا، اس لیے اسے اب بند کرنے میں وحشت ہو رہی تھی۔ ماں مجھے باہر جانا ہے۔ اس نے اس کے دوپٹے کا پلو کھینچتے ہوئے دروازے کی سمت اشارہ کیا تو وہ گہری سانس بھرتی اسے لیے اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹے کی ماں تو کمرے میں ہے، آپ کو باہر کیوں جانا ہے؟ اس کو گدگدی کرتی وہ اسے گویا بہلانا چاہ رہی تھی۔ بامی بابا دادو فلو باہر میرے بابا دادو بھائی فلاورز ہیں، ان کی خوبصورتی اب خوبصورت آواز پہ وہ واری جائے اسے چٹ پیار کرنے لگی۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم گیم کھیلتے ہیں پھر باہر چلتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے بہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مسلسل ضد پہ اور رونے کی وجہ سے پریشان ہوتی وہ ہر بات کو پسے پوش ڈالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے کندھے سے لگایا۔ دروازے کی سمت بڑی ہی تھی کہ دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پہ وہیں ٹھہرتی ہوئے اس نے چونک کے سامنے دیکھا، لیکن عورت کو دیکھ کے اسے پل بھر کو سکتا ہو گیا، جبکہ اسے سامنے دیکھ کے دل کھل کے مسکرایا۔ می بابا اس کی طرف ننھے بازو پھیلاتے ہوئے وہ خوشی سے چہکا تو ایک سخت نظر عائشہ پہ ڈالتا آگے بڑھا، اس کی گود میں چڑھے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا، جبکہ وہ اس کی نگاہ کی زبان سمجھتی وہی خاموش کھڑی اب کہ اس بار مزاحمت نہ کر سکی۔ میں ہمیشہ سمجھتا رہا تھا کہ آپ بہت معصوم ہیں، لیکن آج مجھے یہ بات آشکار ہوئی ہے کہ عباس کو بےتابی سے پیار کرتے ہوئے وہ دھیرے سے چلتا اس کے نزدیک پہنچا تو وہ بے ساختہ اس کی نزدیکی سے گھبراتی فاصلہ بڑھا گئی۔ اب معصوم نہیں بلکہ بہت ظالم ہے۔ اس نے بات مکمل کی تو عائشہ نے تڑپ کے نم آنکھیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا ہی تھا کہ دروازے پہ ہونے والی زوردار دستک پہ دونوں چونک اٹھے۔ سرکار! نیچے بڑی حویلی سے ہمارے سرکار آئے ہیں۔ ملازمہ کی حواس باختہ آواز پہ بری طرح اچنبھے کا شکار ہوتے شیبان نے دروازے کو چونک کے دیکھا، پھر گردن گھما کے اسے دیکھا جس کی رنگت اس نام پہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی۔ جاری ہے۔